नमस्कार। राजस्थान फोरम की बहुचर्चित सीरीज डेजर्ट सोल्स में आप सभी नृत्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित ही है कि कोरोना काल के अपने नियम हैं, अभी सारे दर्शक एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, इसलिए हमने इस सीरीज को ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय किया है। आज हमसे रूबरू होने जा रही हैं विख्यात कथक नृत्यांगना और कथक गुरु, या यूं कहें जयपुर घराने की सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर गीता रघुवीर जी। उनसे बात करेंगी नृत्य गुरु डॉक्टर मंजरी महाजनी। दो गुरुओं का एक मंच पर एक सवाल पूछेंगी, एक जवाब देंगी। बड़ा ही रोचक पल होगा। हमारे साथ मौजूद हैं देश के विख्यात चित्रकार, राजस्थान फोरम के सदस्य, पद्मश्री से सम्मानित शाकिर अली जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। नमस्कार। डेजर्ट सोल एक सबसे ज़्यादा कामयाब सीरीज रही है, हमारी श्रृंखला रही है राजस्थान फोरम की। लेकिन जैसे सर्वे जी ने बताया, कोविड-19 की वजह से इसमें विधान आया, रुक गई थी। आज हम इसे पुनः शुरू करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो नृत्य और साहित्य को लेकर रहेगा। नृत्य में महाजनी मंजरी महाजनी साहिबा और हमारे साहित्य के जो कलाकार वो रहेंगे नंद भारद्वाज जी, उसको प्रस्तुत करेंगे। और आज इस सीरीज की पहली कड़ी में हमारी नृत्यांगना डॉक्टर गीता रघुवीर जी तशरीफ लाई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा एंजॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में आप जुड़ेंगे, इनके प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारी सीरीज हुई हैं उसमें सभी गुणीजनों को बुलाकर आमंत्रित किया गया, उनको सम्मानित किया गया। ये उसी कड़ी में, उसी संदर्भ में एक नई प्रस्तुति है और आज से शुरू होने जा रही है। मैं इसलिए आप सभी को अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं मंजरी महाजनी राजस्थान फोरम के डेजर्ट सोल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारी गेस्ट है डॉक्टर गीता रघुवीर, जो वर्षों से अपने नृत्य को लेकर कार्यरत है और उनका शुरुआत में संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। डॉक्टर श्रीमती गीता रघुवीर ने सन 1958 से कथक जगत में प्रवेश किया। आपने गृह विज्ञान में एमएससी करने के साथ साथ नृत्य में गांधर्व महाविद्यालय मंडल से अलंकार किया। उसके पश्चात राजस्थान विश्वविद्यालय से नृत्य में डॉक्टरेट पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जयपुर घराने के विख्यात कलाकार स्वर्गीय श्री नारायण प्रसाद जी के शिष्य स्वर्गीय श्री बाबूलाल पाटनी से आपने नृत्य शिक्षा का प्रारंभ किया। इसके पश्चात स्वर्गीय श्री सुंदर प्रसाद जी, स्वर्गीय श्री मोहनराव कल्याणपुरकर जी, स्वर्गीय श्री हजारी लाल जी, स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार जी, श्रीमती सितारा देवी जी, सुश्री रोशन कुमारी जी, इन जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी समय समय पर आपके नृत्य को संवारा। गीता जी के लिए नृत्य केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति ही नहीं, अपितु ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है। कथक के क्रियात्मक पक्ष के साथ इसके सैद्धांतिक पक्ष में भी आपकी अत्यंत रुचि रही है। आपके द्वारा लिखित कथक के प्राचीन नृत्यांग, कथक के कवित्त, कथक नृत्य शास्त्र तथा कथक बंदिशों में निहित गणना, ये 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
आप लगभग 45 वर्षों से अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय, राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग, वनस्थली विद्यापीठ तथा जयपुर कथक केंद्र से जुड़ी हुई है। आपने अनेक अवार्ड्स प्राप्त किए हैं तथा देश विदेश में अपने नृत्य के कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर चुकी हैं। तो गीता जी से इनके नृत्य का सफर इनके जुबानी ही आज हम जानेंगे। तो रूबरू होते हैं डॉक्टर गीता रघुवीर जी से। नमस्ते गीता जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान फोरम के इस डेजर्ट सोल कार्यक्रम में। और हम जानना चाहते हैं कि आपका ये नृत्य का सफर कैसे शुरू हुआ। आपने किस तरह नृत्य की शिक्षा लेना, क्या आपकी स्वयं की रुचि रही या आपके परिवार से किसी की रुचि रही? क्योंकि 1958 की ये बात है, कई वर्षों पुरानी ये बात है। उस समय जयपुर में किस तरह का माहौल था और कितनी लड़कियां आपके साथ नृत्य सीखती थी? शुरू करूंगी मैं अपने इस नृत्य के सफर को, पर पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के सभी ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने कि मुझे याद किया और आज इस मंच पे पहुंचाया, और देखने वाले सभी दर्शकों को जो कि आज अपना समय निकाल कर और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ पर कि कला का आसपास कहीं मतलब स्थान ही नहीं था। मेरे पिताजी यहाँ के जयपुर के डॉक्टर थे, ही वॉज अ कार्डियोलॉजिस्ट, और उससे पहले जयपुर आने से पहले हम लोग बीकानेर में, मेरी पैदाइश बीकानेर में हुई जी। और वहाँ के जो एचएच थे उनके फिजिशियन थे डॉक्टर एल एम सांघवी। उसके बाद उनकी पोस्टिंग जयपुर हुई। डांस का जो मुझे ध्यान है कि मेरी सबसे पहली जो एक तस्वीर है वो 5 साल की उम्र की है। बीकानेर में मैंने शायद कोई एक छोटा सा क्लब में कोई प्रोग्राम हुआ होगा, उस समय कोई पूजा डांस या ऐसा कुछ किया था। जयपुर आने के बाद स्कूल में सेंट एंजला स्कूल में हमने एडमिशन लिया, तीनों बहनों ने एक साथ में, और वहाँ पर लगभग हर साल जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। कथक नृत्य क्या होता है ये तो जानकारी ही नहीं थी। हम लोग रहते थे विवेकानंद रोड पे जयपुर में, और 1958 में समर वेकेशन बस आरंभ हुई थी हमारी, और हमारी जो 2-3 फ्रेंड्स थी सामने जो रहती थी, उन्होंने आके कहा कि गीता चल डांस सीखना चाहती है? अपने किसी ने महावीर स्कूल में क्लासेस खोली हैं, तो डू यू वांट टू ज्वाइन? मैंने कहा हाँ चलो देख के आते हैं क्या सिखा रहे हैं वहाँ पर। पेरेंट्स ने बोला ठीक है तुम्हें जाना है तो चले जाओ। मेरे पेरेंट्स ने न कभी मुझे रोका कुछ करने से और न ही ऐसे प्रोत्साहित किया कि हाँ मुझे कहीं लेके जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, पर हर समय एक बैकग्राउंड में सपोर्ट रहता था कि हाँ मेरे पेरेंट्स हैं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। तो 58 से तो 1958 में मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ी बात कि मैं 11 साल की थी, आई थिंक हाँ। 8th स्टैंडर्ड में मैंने शुरू किया था। तो हम 5-6 लड़कियां थी बस। पाटनी जी ने जो संस्था स्टार्ट की थी, गांधर्व महाविद्यालय मंडल की संस्था खोली थी वहां पर गायन वादन नर्तन तीनों की क्लासेस आरंभ की थी उन्होंने। तो सितार की क्लासेस भी होती थी, वायलिन की क्लासेस भी होती थी, और नृत्य की क्लास भी होती थी। नृत्य की क्लास में 5-6 बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे, बस मेरी उम्र के थे। एक तबले वाला आता था, पर पाटनी जी हर समय मौजूद रहते थे हमारी क्लास में। और जाते ही जब उन्होंने देखा कि हम लोग 3-4 जो बच्चे थे एक साथ जो जा रहे थे उनका काफी अच्छा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा इस साल तुम डांस की एग्जाम दे दो। और सीधे उन्होंने मध्यमा का फॉर्म फिल कर दिया, क्योंकि फॉर्म फिल करने का डेट जुलाई-अगस्त में ही होता है। तो बाय द टाइम हमने कुछ सीखा ही था, उनको लगा कि नहीं ये बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, और सीधे मध्यमा की परीक्षा की तैयारी करवाने लगी। अब हम लोगों को बहुत डर लगा था कि कैसे सीधे 3rd ईयर की एग्जाम दे देंगे। उसके साथ थोड़ा शास्त्र भी होता है। हाँ। पर जैसे आज के बच्चे डरते हैं, अरे हिंदी कैसे पढ़ेंगे, ऐसा कभी हम लोगों को डर नहीं लगता था कि हिंदी कैसे पढ़ेंगे। आज के स्टूडेंट्स को ये बहुत ही समस्या ज्यादा, बहुत आ रही है हाँ, कि हिंदी में
जो मतलब कि- बच्चे डांस करने में इतना अच्छा कर रहे हैं, बाकी अपने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर कथक के शास्त्र वाला जो पार्ट पे आते पेपर है हैं, उसमें परेशान रह हो जाते हैं। जाते हैं। अंडा मिल जाता है। मेरे 2-3 स्टूडेंट्स मतलब विशारद की परीक्षा दी है उन्होंने, और उनके थ्योरी पेपर में बहुत कम नंबर आए। तो वो जो एक भय है अभी भी लोगों में, वो चीज हम लोगों के तब नहीं थी, क्योंकि तब तो हिंदी ही थी। हिंदी ही थी। हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे, सेंट टेरेसा फॉर द इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट इतना वो नहीं था कि भाई इंग्लिश में ही बात करनी। तो तब मेरी ये जर्नी शुरू हुई। हम लोग 3-4 फ्रेंड्स, इट वाज लगभग एक फरलॉन्ग दूर था, विवेकानंद रोड पे तो रहते क्या थे। रोज क्लास होती थी? क्लासेस, यस, 6 days a week, अच्छा। मंडे टू सैटरडे। ओके। और और लगभग कितनी 1 देर घंटे की चलती? क्लास, 1 घंटे। लगभग 1 घंटे। हम लोग को 1 घंटे करवाते थे, क्योंकि हम लोग को एग्जाम देनी थी। जी। कभी हमारे घर से कोई लेने नहीं आता था, तो वहाँ के जो चौकीदार जी थे वो हमें छोड़ने आते थे। अच्छा। कई बार ऐसा भी हुआ कि रात को अंधेरा हो गया, ना तो चौकीदार है उस दिन और ना हमारे साथ कोई है, तो हमारे जो तबले वाले सर थे निसार साहब, उनकी भी ड्यूटी लगाई पाटनी जी ने कि जाओ भाई गीता को छोड़ के आओ। पर तब एक तो बचपने में भी, और शायद हम लोग को समझ में आने लगा था धीरे धीरे कि हमारे पीछे कोई लड़के वड़के आ जाते हैं, फॉलो करते हैं साइकिल ले लेके, तब हम हाथ में पत्थर उठा के चलते थे, ताकि उनके ध्यान में आ जाए कि हाँ भाई हमारे पास पत्थर है, अगर उन्होंने छेड़खानी की तो हम उनकी पिटाई कर सकते हैं। अच्छा। बस इसी उसमें कक्षाएं अब अटेंड करते रहे और चालू रही। ये कितना समय तक ये चला आपका दौर? 1958 से 1961 तक तो निर्विघ्न रूप से चला। जी। उसी बीच मैंने 4th ईयर का भी एग्जाम दे दिया और फिर विशारद की तैयारी करने लगी। तो ये 3 सालों में क्या आपने 3 ताल के अलावा और भी ताले वहाँ पे? हाँ, कोर्स के हिसाब से 10 मात्रा, 12 मात्रा, ताल, ताल, हाँ, धमार, 15 मात्रा, विशारद तक 15 मात्रा, धमार, ये सब अपने कोर्स में थी। तो क्या इस समय में जयपुर क्योंकि कथक का गढ़ रहा है, तो पाटनी जी के जानकार कोई और भी गुरु वहाँ आते थे क्या? ऐसा कोई सानिध्य आपका और गुरुओं से रहा उस समय में? हाँ, कभी कभी कुंदन लाल जी गुरु जी, जो कि जोधपुर में रहा करते थे, वो भी कभी कभी आ जाते थे जयपुर। मोहनलाल जी गुरु जी काफी जयपुर में ही रहते थे जी, तो वो अक्सर आ जाया करते थे। उनसे हमने कुछ बंदिशें सीखी। अच्छा। वो हमारी क्लास में आके बैठते थे और बोलते थे बेटा ये वाली बंदिश करो। अच्छा, सीखो। तो क्या इन लोगों ने खड़े होके भी सिखाया? ऐसा कुछ आपको याद है? नहीं, खड़े होके तो नहीं सिखाया। कुंदन लाल जी गुरु जी जरूर खड़े होके कभी कभी सिखा देते थे। अच्छा। पर मेरे एक दुर्भाग्य रहा, मैंने जिस साल से नृत्य सीखना शुरू किया 1958 में ही पाटनी जी का हर्निया का ऑपरेशन हो गया। अच्छा। तो उन्होंने भी खड़े होकर नृत्य करना प्रैक्टिकली बंद कर दिया था। वो जो भी हमें सिखाते थे वो बैठे बैठे अंग संचालन के माध्यम से ही सिखाते थे, और ताल पक्ष के और ताल पक्ष के हिसाब से। खड़े होके पूरा परफॉर्मेंस कि एक तोड़ा पूरा उन्होंने करके दिखाया हो, ये बहुत ही रेयर। अच्छा। हाँ। ओके। तो कोई बंदिश उस समय की आपको याद है? जयपुर घराने की कोई विशेष उस समय के जो ट्रेनिंग आपकी रही? ट्रेनिंग तो बहुत सारी रही, क्योंकि सारी जयपुर घराने की बंदिशें की। पर एक जो मुझे बहुत स्ट्राइक होती है और अभी भी मैं उसको नाचती हूँ, मोहनलाल जी गुरु जी की एक बंदिश होती थी और वो उन्होंने कहा था कि ये चौबुर्जी परन कहलाती है। चौबुर्जी परन त्रिताल में है ये बंदिश। चौबुर्जी परन मतलब कि जो 3 ताल के 4 खंड हैं, चारों खंडों की इसमें अभिव्यक्ति होती है, हर खंड पिटता हुआ जाता है। अच्छा। तो आप ताल लगाइए, मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ। बताइए मुझे। धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तक धिन तक धा तक धिन तक धा धा न ना के तिट घे धिना कत त्रदट धिना के धिन त्रदट धिना के धिन धागे धिंगी नागे नागे घे तरान कत धा धा धीर किट तकिट धा धीर किट तकिट धा 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 न न न धा धा दिन धा गदीन धा कत धा गदीन धा कत धा। बहुत बढ़िया। तो पुराने कुछ इस तरह से याद
ताजा हुई। और भी कोई याद आप विशेष बताना चाहेंगे? हाँ, मैं एक पाटनी गणेश जी पुराण की- भी जरूर आपको सुनाना चाहूंगी। इट इज अ वेरी मतलब खूबसूरत बंदिश है ये। जी। इसमें पखावज के बोलों से ये स्टार्ट होती है और फिर गणेश की स्तुति किस तरह से होती है ये आप सुनिए। हाँ, धन, गणानाम गणपति गणेश लंबोदर भुजा चार एक दंत चंद्रमा भार सोहे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गाव अति विस्तृतकारी नारद आदि मृदंग बजावे कतक दिट धा किड़दा दिट धा कतक दिट धा किड़दा दिट धा कतक दिट धा किड़दा दिट धा। वाह, बहुत सुंदर बंदिश है। तो क्या आप इस पे प्रस्तुति भी आपने की है कभी इस परन को लेके, या अपने स्टूडेंट्स को आपने सिखाया? हाँ, ये अच्छा। मोस्टली मेरी सभी स्टूडेंट्स करती हैं ये, क्योंकि हमने जो गाई गणपति जगवंदन जो भजन है तुलसीदास जी का कृत, उसकी रिकॉर्डिंग में हमने इसको फिट कर लिया है। तो जिस स्टूडेंट को भी मैं गाई गणपति सिखाती हूँ उसको ये जरूर से याद होती है। इसका शुरू का जो पखावज वाला पीस है वो तो खड़े होके मैं नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा सा हाथ से बता जरूर दूंगी। जरूर। 1 2 कत तिरकिट तक तिरकिट तक कदा गति गिन घिन त्राम धादा धा धिन 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 धा धिना धी धा दिक किड़धा तिट का तिट का धिंगड़ धा गणा नाम गणपति गणेश लंबोदर भुजा चार एक दंत चंद्रमा भाल सोहे ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे अति विस्तृतकारी नारद आदि मृदंग बजावे कतक धिट धा किड़दा धिट धा कतक धिट धा किड़दा धिट धा कतक धिट धा किड़दा धिट धा। वाह। जयपुर घराने की विशेषता भी रही है कि कई तरह के कवित्व जयपुर घराने में प्रचलित हैं, हर देवी देवता पर आधारित या प्रसंगों पर आधारित, मैथोलॉजिकल प्रसंगों पर आधारित। तो इस समय मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि पाटनी, आपके जो गुरुजी थे पाटनी जी, उन्होंने स्वर्गीय गुरु नारायण प्रसाद जी से शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो क्या उन्होंने जयपुर में ही प्राप्त की थी, या वो हाँ, शुरू में उसके कुछ बारे साल कुछ आप गुरुजी नारायण प्रसाद जी गुरुजी यहाँ जयपुर में रहते थे, पर फिर वो दिल्ली में जाके रहने लग गए और पाटनी जी कभी कभी दिल्ली जाके और उनसे सीख लेते थे। और कभी जब वो जयपुर आते थे तब पाटनी जी भी लग के शिक्षा का अध्ययन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके भी परिवार में वो एक बिजनेस क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे और वो खुद जॉब कर रहे थे म्यूनिसिपल नगर निगम में, तो उनका भी परिवार इतना अलाउ नहीं करता था। तो शुरू में तो छुप छुप के ही सीखते थे वो भी नृत्य, पर एक बार जब उन्होंने डांस परफॉर्मेंस कर दिया तो उसके बाद तो सभी को पता चल गया था, महाराजा कॉलेज में जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने, और फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। उसके बाद तो खैर वहां जाके सीखने लगे, क्योंकि उसको भी एक महत्वपूर्ण जयपुर के कथक इतिहास में माना जा सकता है। वो गैर घरानेदार पुरुष नर्तक और गुरु, ये मुझे लगता है कि उस समय में वो और भी कोई पुरुष इस तरह के जो घरानेदार नहीं थे, ऐसे कोई पुरुष तो नर्तक बहुत ही कम कलाकारों का मुझे भी ज्ञात है। पाटनी जी के अलावा मुझे नहीं मालूम था कि जयपुर में उस समय, क्योंकि देखो बचपन में आप इतना सोचते भी नहीं हो कि आप किससे सीख रहे हो, आप खाली फोकस करते हो आप क्या सीख रहे हो, आपके गुरु कौन है और वो किस तरह के हैं, उनकी क्वालिटीज पे आप केंद्रित हो जाते हो। जब मैंने सीखना शुरू किया मुझे कभी भी इस बात की चिंता नहीं हुई, मेरे पेरेंट्स को भी कभी चिंता नहीं हुई कि मैं श्री बाबूलाल पाटनी के साथ कहाँ जाती हूँ, कब जाती हूँ, कितने बजे जाती हूँ, बिकॉज दे हैड फुल कॉन्फिडेंस। पाटनी जी का चरित्र जो था वो हम लोगों को मतलब चकित कर देने वाला था। मुझे कई बार ये लगता था कि इस तरह का संयम धारण करने वाला व्यक्ति बहुत ही, कलाकारों में तो बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। मतलब मैं उनके साथ
मैंने कार में, टैक्सी में ट्रैवल किया है, मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया है, मैंने बाय एयर ट्रैवल किया है। मैंने इतने बरस उनसे नृत्य सीखा है। तो मैं एक बहुत रोचक बात बताऊंगी मंजरी। जरूर जरूर। पाटनी जी मुझे सिखा रहे थे घूंघट की गत। अब वो बोलते हैं बेटा मैं तुम्हें घूंघट की गत सीखने के लिए एमजीडी स्कूल ले जाऊंगा। मैंने कहा यहाँ एमजीडी स्कूल कैसे आ गया भाई बीच में? तो एमजीडी में मिस अनेजा थी उस समय, जो कि कथक नृत्य सिखाती थी। अच्छा। तो ही टुक मी ऑल द वे टू एमजीडी स्कूल, मिस अनेजा के पास, कि तुम गीता को घूंघट की नृत्य सिखा दो, घूंघट की गत सिखा दो। ये वाली मुद्रा कैसे की जाती है, ये कैसे खोला जाता है और कैसे देखा जाता है, ये कैसे किया जाता है, ये पाटनी जी को करने में मेरे सामने संकोच था, या नहीं चाहते थे, या उनको लगा कि मिस अनेजा विल बी द बेस्ट पर्सन टू टीच मी, इसलिए मुझे वहां उनके पास लेके गए कि तुम्हें ये घूंघट की गत सिखाएंगे। जी। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण, ये सारा जो आपने बताया संदर्भ, ये मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से जो संभ्रांत घर की जो लड़कियां थी, ये जब नृत्य क्षेत्र में आई, या उनके परिवारों ने उनको इस तरह की भेजा, और उन्होंने आगे जाके इसको अपनाया, और आगे जाके नृत्य को उसको और बड़े स्तर तक उसको लेके गए, पहुंचाया। तो इसमें ये जो संदर्भ का तो बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि गुरु कैसे गाइड करता है, कैसे लेके जाता है। जब गुरु पे जब विश्वास हो जाता है आपको कि हाँ भाई इनके साथ हम बिल्कुल ही सेफ हैं, बिल्कुल, तो आपको उनके साथ जाने में मतलब एक वो बंदिश सी जो है ना महसूस होती है कि नहीं मैं कैसे जाऊं, एक झिझक होती है, मैं कैसे अपने भावों की अभिव्यक्ति करूं, वो सारी अपने आप दूर हो जाती है। और मुझे याद है 3rd ईयर का एग्जाम मैं दे रही थी, और तीरथ राम जी मेरा एग्जाम लेने आए थे। 3rd ईयर में आई वॉज जस्ट अबाउट 12 years old। तीरथ राम जी का जो भाव पक्ष था, उसमें मेरे को प्रश्न पूछा उन्होंने कि गीता सोचो तुम लेटी हुई हो और तुम्हें नायिका बतानी है। नहीं सॉरी, 3rd ईयर की एग्जाम नहीं थी, ये विशारद की एग्जाम थी, सॉरी माय मिस्टेक। विशारद के एग्जाम में नायिकाएं आ जाती हैं थोड़ी सी। तो आप अपने पति को बिना बताए रात को उठ के जा रही है मिलने के लिए अपने प्रेमी से, तो कैसे आप इस भाव का दर्शा? अब मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बताऊं। एक तो तीरथ राम जी पूछ रहे हैं जिनसे मैं वैसे ही परिचित नहीं हूँ, एक पाटनी जी सामने बैठे हुए और उन दिनों में हम आई थिंक हम लोग इतने एक्सपोज्ड नहीं थे जितने आज के बच्चे हर चीज को जानते हैं। ना तो टीवी था, ना तो इतना पिक्चर विक्चर था, मतलब हमारा एक्सपोजर तो इतना लिमिटेड था, हम और हमारा परिवार। तो इस तरह की बातें कल्पना में भी नहीं आती थी हमारे कि इस भाव की अभिव्यक्ति कैसे की जाए। टू इमेजिन योरसेल्फ टू बी इन अ बेड विथ योर हस्बैंड, मतलब 13 साल की 14 साल की लड़की कैसे सोचेगी हस्बैंड के साथ कैसे सो रही है। मैंने तो उनसे सीधे कह दिया, मैंने कहा सॉरी मुझे तो नहीं आता, आप बताइए करके। जी। फिर उन्होंने खैर करके बताया, फिर बोला अच्छा ठीक है आप करके दिखाओ। उसके बाद मैंने उसकी करने की कोशिश तो की, कितने नंबर दिए पता नहीं है क्योंकि अलग अलग तो नंबर पता नहीं चलता है। तो इसके बाद आपका सफर आगे नृत्य का कैसे जारी रहा? शिक्षा के साथ आपने इसको, आपका जो एजुकेशन है स्कूल कॉलेज एजुकेशन, इसके साथ साथ आपने नृत्य, उस समय नृत्य को आपने कैसे बरकरार रखा? देखो पहले मैं थोड़ा सा आई वांट टू गो बैक टू माय स्कूल डेज, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ अब आपको स्कूल के इसमें एनुअल डे में पार्टिसिपेट करना है, आपको ग्रुप पार्टिसिपेशन करना है, आपको सोलो डांस करना है, तो उसकी थोड़ी सी झिझक खुलने लग जाती, अपने आप यू बिकम पार्टिसिपेटिव, एंड वो स्टेज फियर जो होता है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। तो स्कूल में भी मुझे हर साल ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं स्कूल के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने लगी थी। और 8th के बाद जब मैंने थोड़ा क्लासिकल डांस में सीखना शुरू कर दिया तो मुझे लगभग हर साल अवार्ड भी मिलने लग गया। पर चारू मित्रा जो हमने
बैले किया था, उसमें उन्होंने मेरे को अलग से एक सोलो परफॉर्मेंस करने का मौका दिया, जबकि मैं थोड़ा सा उसमें कथक कर सकती थी। वहां से मेरी ये स्टेज पे परफॉर्म करने की झिझक थोड़ी सी खुल गई। थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ है, पर हम फिर से बातचीत जारी करते हैं। तो गीता दीदी, मैं यही बता रही थी कि स्कूल में जब हम थोड़ा सा फ्री होने लग जाते हैं, उसके बाद आपको मौका मिलने लग जाता है कि आप स्टेज परफॉर्मेंस दे सकें। तो रेड क्रॉस कैंप के लिए हमें शिमला और मैसूर भेजा गया स्कूल की तरफ से। अच्छा, वहां पर हम स्कूल की तरफ से केवल 2 रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं और एक और मेरी फ्रेंड थी नरगिस करके। तो डांस एंड डिबेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, उसमें हमें जस्ट बहुत ही एक छोटा सा वो करना था जिसमें मुझे डांस करना था। मैसूर जब मैं गई तो वहां पर मैंने पहली बार किसी एक कलाकार का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर बांसुरी वादन सुना, और उस व्यक्ति ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे इस बांसुरी वादन पे डांस कर सकते हो क्या। और मुझे अपनी उस मतलब प्रस्तुति पे गर्व होना चाहिए या अचंभा होना चाहिए कि मैं लगभग 10 मिनट उनके उस बांसुरी वादन पे मैं कुछ भी डांस करती रही, और वो बहुत ही प्रसन्न हुए कि गीता, तुमने मेरी आत्मा को संतुष्ट कर दिया है। अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के बांसुरी वादन पे कभी डांस करूंगी। नहीं, आज भी एक ये कठिन विषय माना जा सकता है कि एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का हाँ, और पीस तब बज तो रहा मैंने है और डांस उसके सीखना ऊपर ही आप शुरू अपनी किया था। अभिव्यक्ति करिए। हाँ, मतलब कुछ गत भाव किया होगा, कुछ अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर लगभग 10 मिनट 7 to 8 मिनट्स तो था ही। वो बांसुरी बजा रहे थे और मैं डांस कर रही थी, और बाकी सारी वहां पर ऐसे ना बॉन फायर या उसके सामने मतलब इवनिंग में ये लोग इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, तो वहां पर बाकी सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो बैठ के और देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो दैट वाज वन ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। उसके बाद हम लोग शिमला गए, तो वहां पर इस तरह का कोई आयोजन नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी, पर इस अचीवमेंट को मैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ। अच्छा, उन्हीं दिनों में अभी मैं आई थिंक मैंने कोई कथक का परफॉर्मेंस ऐसा सच नहीं दिया था। मैंने गांधर महाविद्यालय के महावीर स्कूल का जो ऑडिटोरियम बन रहा था, उसके फर्स्ट इनॉग्रेशन पे शशि सांखला, जो कि बहुत ही कथक की एक बड़ी कलाकार अब मानी जाती हैं, तब उसने भी नृत्य सीखना शुरू किया था, और गुरुजी के साथ में उसने भी अपना नृत्य का प्रदर्शन किया वहां पर। अच्छा, उसका प्रदर्शन देख के मैं इतनी 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 प्रभावित हो गई कि मुझे लगने लगा कि बस मुझे भी कथक ही सीखना है और ऐसे ही सीखना है और ऐसे ही परफॉर्म करना है। आज मैं शशि को बताना चाह रही हूँ कि अभी तक मैंने कभी शशि तुम्हें बताया नहीं, पर अगर आज तुम सुन रही हो तो तुम जरूर सुनोगे, और तुम्हारी छात्राएं तो जरूर सुन रही होंगी कि तुम्हारे उस परफॉर्मेंस ने मेरी जिंदगी में रियली एक परिवर्तन लाया था। पर कुछ देखो, भगवान की जो होती है वो कुछ न कुछ और महिमा होती है। जनवरी फरवरी में उसी वर्ष मेरे घुटने में तकलीफ होना शुरू हो गई। मेरे दोनों घुटने, राइट एंड लेफ्ट, दोनों में सूजन होने लग गई और बहुत ही सीवियर पेन। उस समय लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन और जो डॉक्टर थे, यूएस डॉक्टर बीके सेठी, जो कि अपने जयपुर फुट के लिए बहुत मशहूर हैं, और उन्होंने एक दिन मुझे अपने कैबिनेट में बुला के कहा, बेटा अभी तुम्हें डांस बंद करना पड़ेगा। उसके बाद की रातें जाने कितनी बार तकिए से भीगी होंगी। एक शारीरिक वेदना के साथ, जो पैर में दर्द हो रहा था, जो स्वेलिंग हो रही थी, उसके साथ साथ एक मानसिक वेदना ने भी मतलब घर कर लिया था कि मैं किस तरह से अपने इस लक्ष्य को कभी प्राप्त कर पाऊंगी। तो मतलब आप ऑलरेडी आप नृत्य में काफी, उस वक्त तक काफी आप इन्वॉल्व हो चुकी थी नृत्य को, भले ही वो आपका प्रोफेशन नहीं बना था, पर वो पूरी तरह से तो जस्ट बिफोर 10th स्टैंडर्ड, मतलब क्या एज थी हमारी, 30 बहुत छोटी एज में, कि एक आपको एक बहुत तकलीफ दे था कि अब नृत्य नहीं कर पाएंगे। यस। उसके बाद खैर मैं यहाँ से जयपुर छोड़ के और बड़ौदा चली गई। 6 साल मैंने बड़ौदा में होम साइंस का अध्ययन किया, किंतु वहां पर डांसिंग से ज्यादा मैं टीचिंग में आ गई, क्योंकि वहां के लोगों को फोक डांस बहुत पसंद थे, और क्योंकि मैं हॉस्टल की स्टूडेंट थी, हॉस्टल में रह के हमारी जो रूम पार्टनर्स थी, हमारी और जो फ्रेंड्स थी, उनको सबको मैंने घूमर और मंजीरा डांस और ये सब यहाँ के जो राजस्थान के फेमस डांसेस थे
उनको सिखाना शुरू किया। और हर कोई ना कोई फंक्शन, हमारे जैसे हॉस्टल में फंक्शंस होते थे, वेलकम करना या विदाई होती थी सीनियर्स की, उस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, स्कूल कॉलेज के फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो कोई ना कोई फोक डांस जरूर मैं कर लेती थी। कथक से तो खैर बहुत दूर हो गई थी, क्योंकि कथक वहां करवाता भी कौन। जबकि बड़ौदा इज वेरी फेमस फॉर इट्स यूनिवर्सिटी, डांस यूनिवर्सिटी ऑल्सो। हाँ, अब तो मैंने जाके ज्वाइन किया वहां पर इट वाज जस्ट अ डिप्लोमा कोर्स व्हिच दे कुड गिव मी। 2 डिग्रीज आप साथ में नहीं कर सकते हो। तो डिप्लोमा कोर्स में मजा नहीं आता था। आप तब तक तुम क्या करोगे जब आपने विशारद का एग्जाम दे दिया है। हाँ, उसके बाद में तो फिर वहां से तो मैंने 2-4 महीने ही सीखा और उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद मैं बस अपने फोक डांसेस में मस्त हो गई। और जब भी छुट्टियों में वहां पर लॉन्ग वेकेशन होती थी, 2-2 महीने की समर वेकेशन एटलीस्ट, एंड 1 मंथ लगभग ये विंटर नहीं दिवाली वेकेशन होती थी। तो तब जब मैं जयपुर आती थी तो इसे कंटिन्यू करती थी पाटनी जी के पास। पाटनी जी के पास, हाँ जी। ये स्कूल वाज ऑलवेज ओपन। तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आप एक एजुकेटेड फैमिली से हैं खुद। आपके फादर बहुत वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट थे उस जमाने के। तो क्या एजुकेटेड फैमिली से होने से आपका जो कथक का सफर है, या आपका कथक को देखने का, नृत्य को देखने का जो नजरिया है, या जीवन को देखने का नजरिया, इसमें कोई आपको लगता है कि इसका कोई बहुत, इसकी वजह से बहुत कुछ फर्क रहता है, या आपको इसका कोई एडवांटेज रहा है? और आप खुद भी एक उस समय में आप MSc आपने किया था, और मैंने इसमें पढ़ा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रही थी यूनिवर्सिटी की टॉपर, या तो एजुकेटेड फैमिली होने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है मंजरी कि आपके सामने रोड़े नहीं आते। अरे तुम क्यों जा रही हो, तुम वहां क्यों जा रही हो, तुम इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रही हो, तुम अपने गुरुजी के साथ कहाँ जा रही हो। इस तरह की अड़चने नहीं आई मेरी जिंदगी में कभी भी। ऑलवेज पेरेंट्स वर ओपन टू जहां भी मुझे जाना है। पाटनी जी ने कहा भाई ये प्रोग्राम अच्छा है, यहाँ पर गीता को मैं पार्टिसिपेट करवाना चाहता हूँ, तो जरूर उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। They just said, you decide, you have to take a decision. It is your choice. तुम कितना इसमें डूबना चाहती हो, तुम खुद इसकी कितनी जिम्मेदारी लेती हो। जिम्मेदारी पूरी और पूरी मेरी थी। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे रोका नहीं। हमारे फैमिली वाले बाकी सब दूर दूर थे, अहमदाबाद, बॉम्बे में। परिवार वाले भी यहाँ पर कोई भी नहीं थे कि भाई वो कहे कि हाँ भाई गीता को क्यों भेज रहे हो। तो इस तरह का कोई अड़चन नहीं आया। साथ में एक किसी भी कला को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए एक थोड़ी बहुत लर्निंग होनी चाहिए। अदरवाइज आपको लगता है कि आप कला से बहुत दूर हो, उसकी इंट्रिकेसीज नहीं आप समझ पाते। पर ये समझ शुरू में नहीं आती, बहुत बाद में आती है कि इस कला की ये इंट्रिकेसी है, इस कला की ये खूबसूरती है, इसकी ये विशेषता है। कथक की विशेषता जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आएगी, इट इज अ वेरी सटल फॉर्म ऑफ डांस, वेरी वेरी सटल। मतलब मुझे ये चीज समझ में आई थी जब मैंने एक बार सितारा देवी जी से मैंने डांस सीखना शुरू किया। मैं वो सफर बीच में छोड़ दिया मैंने। आई थिंक मैं तुम्हें पहले उससे परिचय करवाऊं, उसके बाद मैं इस पे आती हूँ। मैं जब यहाँ पर थी कनोडिया कॉलेज, मैंने अपनी MSc कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैं वापस जयपुर लौट के आ गई। वहां पर मुझे कनोडिया कॉलेज ने तुरंत विद ओपन हैंड्स वेलकम किया कि यू हैव टू कम एंड टीच। इस तरह मैंने तो जैसे मेरे सामने परोसी भी थाली रखी कि गीता तुम्हें आना है और कल से क्लासेस लेनी है होम साइंस की। जबकि इतनी जल्दी से मतलब एक टीचिंग जॉब मिलना, लेक्चरर का पोस्ट मिलना भी बहुत मुश्किल था। और वहां पर भी जाके उन्होंने फिर मेरे से कहा कि तुम तो डांस भी कर चुकी हो, तो तुम अपने एनुअल फंक्शन की भी तैयारियां करवाओ। तो हमने हर साल लगभग एक नृत्य नाटिका का आयोजन किया। पहले साल हमने चित्रांगदा की, जो कि बंगाली में था, और जिसके की गायन वादन पूरा मतलब गायन शैली पूरी बंगाली में थी। अच्छा, उस भाषा को समझना। अब आप ये देखिए, एक
राजस्थान में पढ़ी लिखी बड़ी हुई लड़की को एक बंगाली भाषा सीखनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है और फिर उस पर भाव भी व्यक्त करने हैं। तो इट इज अंडरस्टैंडिंग एट वेरियस लेवल्स। इफ यू आर नॉट एजुकेटेड यू कांट गो इनटू इट। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर वी प्रेजेंटेड हीर रांझा व्हिच वाज इन पंजाबी। उस भाषा को समझना, वहां का जो लाइफस्टाइल है, हीर की लाइफ किस तरह की होगी, उसका पूरा परिवेश आत्मसात करना, विजुअलाइज करना। हमारे साथ सारी टीचर्स होती थी। कनोडिया कॉलेज हैड अ बिग फैकल्टी। मिस तरवे, मिस प्रभु वर ऑलवेज देयर विद अस। पर उसको पहले खुद सीख समझ के आत्मसात करना, उस भाषा को समझना, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो एजुकेशन आपकी कहीं ना कहीं बेस बनती है। फिर उसके अगले साल हमने गुजराती में एक भाषा सिर्फ ये नहीं है कि ट्रांसलेट कर लिया। यस, सिर्फ ट्रांसलेट करने से उस भाषा का या उस साहित्य का पूरा हाँ पूरी समझ नहीं नहीं बैठती। यस, ट्रांसलेट कर लो ना तो वो कहीं कहीं कमी लगती है आपको कि अरे ये तो छूट गया, इसको कैसे समझना है। खासकर जब उसको अभिव्यक्ति में लाना हो किसी नृत्य या इस तरह। तो चित्रांगदा में और हीर रांझा में तो मैंने खुद ने ही हीरोइन का रोल किया। अच्छा। क्योंकि शुरू में मतलब किसी और को इतना जल्दी मैं सिखा पाऊंगी, ये हमारी जो दोनों टीचर्स हैं उनको नहीं लगा। पर उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं मैडम, अब मैं किसी और स्टूडेंट को ये अपनी जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। और फिर हमने सेनी बिजल जो किया और पणिहारी किया, वहां पर हमने स्टूडेंट्स ग्रुप में से एक हीरोइन सिलेक्ट की। काफी सारे अलग अलग विषयों को लेकर। हाँ, पणिहारी जो हमने किया तो उसमें हरिराम आचार्य से मेरा संपर्क आया। That was the first time I met him and मुझे उनकी लेखनी ने इतना प्रभावित किया। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इस बैले को लिखा था और फिर उसका जिस तरह से हमने डायरेक्ट किया वो भी बहुत ही खूबसूरत हुआ था। अब उसके उस जमाने में इतनी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती थी, पर मैंने थोड़ी स्लाइड्स वगैरह ली थी, वो भी अब इतना क्लैरिटी नहीं बची उसमें। ऑडियो रिकॉर्डिंग तो बिल्कुल होती ही नहीं है, उसकी मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रखी थी। अच्छा। पर अब पता नहीं वो चलेगी नहीं चलेगी। म्यूजिक की म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ऑडियो तो कुछ मतलब वीडियो तो था ही नहीं तब। दिस वाज इन 1970, 71, 72 लाइक दैट। 76, 77 में हमने किया था गीत गोविंद, जिसमें की प्रेरणा श्रीमाली हमारी कॉलेज की स्टूडेंट थी और उसको हमने राधा का रोल दिया था। और उस बैले को डायरेक्ट करने के लिए श्री गिरधारी जी को भी हमने इनवाइट किया था जी। क्योंकि ये पूरा एक कथक पे ही बेस करना चाह रहे थे और क्योंकि बहुत बड़ा था और पूरा संस्कृत में करवाना था, तो मुझे लग रहा था कि मैं अकेली नहीं इसको संभाल पाऊंगी। और क्योंकि प्रेरणा गिरधारी जी महाराज की ही स्टूडेंट थी, इसलिए हमारी जो प्रिंसिपल थी उनको लगा कि उन्हें इन्वाइट कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने उसमें केवल दशावतार का जो फर्स्ट पीस है 10 मिनट्स का, जो केशवधरथ वहां से वो वाला जो है वो वाला पीस किया था, बाकी सारा बच्चों ने किया था, सारे स्टूडेंट्स ने। अब यहाँ पर सिखाने के समय हमारा जो संपर्क है वो तबले वाले से, बाजे वाले से, म्यूजिशियन से, सबसे होता था और एक परिवार बन जाता था वहां पर। और हर बच्चे से कैसे वो बनाना है उसकी हमें मिस तरवे और मिस प्रभु गाइड करती रहती थी। मिस प्रभु, यहाँ पर मैं मिस प्रभु का बार बार नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ एक तरह से। मेरी जो भी भावाभिव्यक्ति है वो मिस प्रभु और श्री हजारी लाल जी के डायरेक्शन में पल्लवित हुई है। मिस प्रभु वॉज अ ड्रामेटिक्स पर्सन एंड वो हमारी कनोडिया कॉलेज में ड्रामा करवाया करती थी। और ये शुरू से जो हमने बैलेंस करने शुरू किए, चित्रांगदा की अदाकारी जो मैंने की, हीर की, उसमें वो हर डायलॉग के साथ मुझे अलग से बैठ के और प्रैक्टिस करवाती थी कि गीता इस डायलॉग पे तुम्हें किस ढंग से भाव करना है। जो हम अपने आप कर सकते थे वो तो ठीक है, पर जहां उनको कमी महसूस हुई इसको ऐसे करो। उसी साल एक हमने होली श्री चांद शिवपुरी द्वारा रचित थी ये होली। पता नहीं आप लोगों ने सुनी है क्या? चांद शिवपुरी का नाम तो सुना होगा ना। उन्होंने एक होली की बंदिश करी थी, जाओ जी जाओ कान्हा मान भी जाओ, भर पिचकारी न मारो। इस बंदिश पे मुझे एक डांस करना था और
फर्स्ट जो मैंने अपनी प्रैक्टिस की वो मिस प्रभु को दिखाई कि मिस आप एक बार इसको अप्रूव कर दीजिए, फिर मैं इसको मतलब और थोड़ा सा तराशूंगी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, देख तो लिया उन्होंने बिना किसी कमेंट के। उसके बाद मुझे अपने पास बुलाया, गीता तुम राधा का रोल कुछ समझती हो या नहीं समझती हो? मतलब उनके प्रश्न करने का भी ढंग इतना प्यारा था। मैंने कहा हाँ मैम, वो कृष्ण की पूजा करती थी, पर तुम ये सोचो कि राधा एक मैरिड लेडी थी, वो कृष्ण को चाहती थी पर लोक लज्जा का भी ध्यान रखती थी। तो कृष्ण को कह तो रही है वो जाओ जी जाओ का ना, पर मन ही मन वो उनको हाँ बोल रही है, बुलाना चाह रही है। हाँ तो जाओ जी जाओ का ना, आप हाथ से करिए ना जाओ जी जाओ का ना, और नजरों से कहिए आओ जाओ जी जाओ का ना, मान भी जाओ भर पिचकारी न मारो। तो इसकी अभिव्यक्ति करने में उन्होंने मुझे कम से कम 7-8 दिन अपने पास बिठा के अच्छा। और प्रैक्टिस करवाई है। और तभी से मैं उनको हमेशा प्रणाम करती हूँ कि आपने मेरी जो भावाभिव्यक्ति का जो एक स्कोप बढ़ाया है, उसमें मैं उन्हीं को अपना गुरु मानती हूँ। तो आप सितारा जी के पास सीख रही थी, वो कुछ बताना चाह रही थी, वो कुछ अनुभव? हाँ, 1977 में मेरी शादी हुई श्री रघुवीर मडिवन, जो कि बॉम्बे में आईटी कंसल्टेंट थे जी। अब यहाँ का परिवेश भूल के और बम्बई जाना था। हाँ, और रघु जी मेरे ख्याल से साउथ इंडियन हाँ परिवार से है। हाँ। तो ये कैसे हुआ आपका मिलना? अब मिलना जुलना अभी पूछोगे तो बहुत लंबी कहानी लग जाएगी। बस ये शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेरी फ्रेंड, मेरी जो सिस्टर हैं, उनके एक फ्रेंड और रघु कॉमन फ्रेंड्स थे, कॉमन फ्रेंड्स थे, और ये लोग मिला करते थे। यहाँ जयपुर में ही? नहीं, बॉम्बे में। बॉम्बे में? हाँ, बॉम्बे में वो लोग मिलते थे बम्बई में। तो मैं हर साल जब बम्बई जाती थी, बड़ौदा तो पास में था ना बम्बई के, तो मैं जाया करती थी बम्बई। मेरी सिस्टर बॉम्बे में पढ़ती थी, अच्छा। वो भी हॉस्टल में रहती थी। तो हम हर साल 3-4 दिन की जो छुट्टी होती थी तब हम बॉम्बे चले जाते थे, और तब कभी उनसे मुलाकात भी होगी। तो आई थिंक थोड़ी सी हमारी जान पहचान भी हो गई। मैंने 1970 में एक डांस परफॉर्मेंस दिया था बॉम्बे में, एमसी घिया हॉल में। उसकी जिम्मेदारी पूरी रघु जी ने ली थी। अच्छा। मुझे ले जाना लाना, हाँ। और वहाँ का हॉल वगैरह वो सारा सिस्टर ने वो कर रखा था। तो तब हमारा परिचय थोड़ा सा ज्यादा हुआ। और आई थिंक तब से थोड़ा सा, इनकी भी फैमिली में मदर फादर नहीं थे, केवल एक मात्र सिस्टर थी। तो आई थिंक कुछ खिचड़ी पकी होगी बहन में और उनमें, और फिर ये हो गई तो बात उनका है। काफी सपोर्ट रहा आपके पूरे सफर में? पूरा मतलब देखो, बिना हस्बैंड के सफर सपोर्ट के आप एक कदम भी आगे नहीं ले सकते। ये तो मैं मान के चलती हूँ। वेदर इट इज द पेरेंट्स, और वेदर इट इज द हस्बैंड, और वेदर इट इज द चिल्ड्रन ऑल्सो एट अ लेटर स्टेज, सभी का सपोर्ट आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप परिवार को छोड़ नहीं सकते हो। सही है। परिवार को छोड़ के आप आगे भी नहीं जा सकते हो, और उनके सपोर्ट के बिना भी आप आगे कदम नहीं उठा सकते। आप एक ही जगह रहोगे तब तक तो ठीक है, पर अगर आपको आगे कहीं बढ़ना है। बंबई में जब शादी होने के बाद जब मैं गई, तो हजारी लाल जी घर पे आ रहे थे मेरे को नृत्य सिखाने। अच्छा। किसी भी प्रोग्राम में जाना हो तो मैं तो बॉम्बे का कुछ भी नहीं जानती थी। रघु वुड ऑलवेज से, हाँ चलो मैं लेके चलता हूँ, तुम क्यों डर रही हो, मैं लेके चल रहा हूँ, इस कलाकार से मिलना है, चलो मैं लेके चल रहा हूँ। तो जब इस तरह का सपोर्ट मिलेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ आप इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हो। इट इज नॉट टेकन अवे फ्रॉम यू। जैसे कई घरों में जाके होता है नो 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 डांस, आप बैठ जाओ घर में, ये आप कर ही नहीं सकते हो, घुंघरुओं को ताले में लगा के बंद करके रख दो। क्योंकि एक तो मेरे इन लॉज भी नहीं थे, शायद इसलिए मुझे फुल ओपन क्षेत्र मिल गया था। हाँ, मैं केवल अपने हस्बैंड के साथ ही रहती थी, नो इन लॉज। सारे जो भी इनके दूसरी फैमिली के थे, और सब लोग बैंगलोर में और साउथ में ही थे। यहाँ पर केवल मेरी सिस्टर इन लॉ बॉम्बे में थी, पर शी वॉज ऑल्सो डॉक्टर, तो उनका कभी भी ये नहीं हुआ कि हाँ तुम ये क्यों कर रही हो। तो इसलिए मुझे फुल सपोर्ट था, ओपन हैंडेड।
तो बॉम्बे में आपने सितारा जी के पास हाँ, बॉम्बे पहुंचने के बाद जी मैंने निर्मला निकेतन में जॉब करना शुरू किया। वहां से आई यूज्ड टू गो टू 2 प्लेसेस। वन इज मोहन राव जी, जो कि एनसीपीए में बैठते जी थे। जी मोहन राव कल्याणपुरकर जी, जो मेरी गुरु के भी गुरु ये भी रहे गुरु हैं। हैं, राइट। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, ऐसे ही हमारे दिन प्रोग्राम देखने गए थे। और रघु ने मेरा, क्योंकि वो सेम जात के हैं, अच्छा ओ हाँ तो उनसे परिचय करवा दिया और उन्होंने कहा गीता आओ ना तुम घर पे किसी दिन। तो उनके घर भी पास में ही था और एनसीपीए में बैठते थे, जो कि निर्मला निकेतन के काफी पास में है। और लौटते समय मैं कभी कभी वंस सैटरडे को या ऐसे कुछ सितारा देवी जी से टाइम लेके उनके घर भी चली जाती थी, क्योंकि पाटनी जी जब जयपुर बॉम्बे आए थे तो उन्होंने मेरा परिचय सितारा देवी जी से भी करवा दिया था। और सितारा देवी जी जयपुर भी 2-3 बार आ चुकी थी, तो यहाँ भी मेरे घर लेके आए थे, पाटनी जी के घर पे भी उनसे मिले, तो उनका थोड़ा मैसेज नहीं हो गया था। तो वो अपने घर पे बुला के, अच्छा चलो आज इस कॉम्पोजिशन की ठुमक चलत रामचंद्र, ये रचना पूरी उन्होंने मुझे सिखाई। अच्छा, वो खुद करती थी। हाँ, उनकी जो दोनों बेटियां हैं वो दोनों उस समय उन्हीं के पास थी, तो वो दोनों मेरे साथ करने लग जाती थी। अच्छा, जयंती माला, जयंती और जयंती और जयंती है ना। हाँ, जयंती माला, जयंती तो है, वो आज भी कर रही है। वो आज भी कर रही है। तो ऐसे करके मैंने उनके घर भी जाना शुरू कर दिया, कभी कभार ही जाती थी, मतलब बहुत रेगुलर टीचिंग नहीं हुई उनसे। और इसी तरह से मैंने शाम को वंस वीक रोशन कुमारी जी की क्लासेस बांद्रा में थी, मेरा घर बांद्रा में था, तो वंस वीक में उनके पास चली जाती थी कभी कभी सीखने के लिए। तो इस तरह से मैं तीनों बड़े बड़े गुरुओं के संपर्क में आई। वैसे जब बॉम्बे में मैं रही बहुत कम समय, केवल 5 साल, उसमें भी बीच में मैं जैसे जयपुर आ गई फॉर माई डिलीवरी, निहार वॉज बॉर्न हियर इन जयपुर, तभी कथक केंद्र की स्थापना हुई थी। और तभी मेरी जान पहचान हजारी लाल जी गुरु जी से हुई। हजारी लाल जी जयपुर वाले, उनका कुछ समय अपॉइंटमेंट अपने जयपुर कथक केंद्र में हुआ था। अच्छा, शुरू उस समय क्लासेस हीराबाग में नहीं होती थी, हिंद होटल में हुआ करती थी। तो वहां पर मेरा उनसे परिचय हुआ और उन्होंने जब कथक केंद्र जयपुर छोड़ दिया, किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया और वो फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए। अच्छा, वो भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी मैं, और मेरे ख्याल से दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पाटनी जी ने आपके जो गुरु रहे हैं और आप उनकी प्राइम डिसाइपल रही हैं, उन्होंने जयपुर कथक केंद्र की स्थापना की, तो थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि उसके पीछे उनका क्या सोच रहा था, क्या विजन था, कितनी मेहनत उन्होंने जयपुर कथक केंद्र की स्थापना, क्योंकि ये उनका ही एक सोच या कल्पना जिसको कहते हैं, सोच और कल्पना उन्हीं का बच्चा है, मुझे तो कहना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ये लगा कि महावीर स्कूल में क्लासेस लेते हुए बहुत बरस हो गए थे, फ्रॉम 1958 टू 1978 सॉर्ट ऑफ 20 इयर्स वाज अ लॉन्ग टाइम। और इनको फ्री में वो हॉल भी प्रोवाइड कर रहे थे महावीर स्कूल ने, इन्होंने इनसे चार्ज नहीं किया कभी भी। तो शायद सबको थोड़ा सा भारी लगने लगा होगा। और फिर कथक केंद्र की स्थापना करना उन्हें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था कि कथक में ऐसा गढ़ बनना चाहिए। गांधर महाविद्यालय तो एक संस्था है जो कि एग्जाम्स करवाती है, तो क्योंकि दिल्ली कथक केंद्र की स्थापना हो चुकी थी और विनय चंद्र जी से बहुत ही प्रभावित थे पाटनी जी। अच्छा, विनय चंद्र जी मौदगल्य जो कि वहां पर थे, उनके पास काफी आना जाना रहता था पाटनी जी का। तो आई थिंक उन लोगों ने मिल के और शायद ये कुछ कल्पना की होगी, साथ में बैठ के प्लानिंग की होगी। और इत्तेफाक से उस समय जो सीएस थे जयपुर के मिस्टर भनोट, उनकी जो बिटिया है वो पाटनी जी के पास आके नृत्य सीख रही थी और वो बहुत ही खूबसूरत नृत्य करती थी और बहुत ही लगन से सीख रही थी। तो इसलिए उनका भी काफी योगदान रहा कि हाँ, मतलब गवर्नमेंट एक पुश मिल जाता है जब आपके पास कोई गवर्नमेंट हैंड होता है किसी इंस्टीट्यूशन की, आपको स्थापना करनी हो, तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। और आई थिंक वही एक बड़ा माध्यम था जबकि कथक केंद्र की स्थापना हो पाई, क्योंकि जयपुर कथक केंद्र की स्थापना से जयपुर के कथक को या कलाकारों को नया आयाम एक मिला। बिल्कुल एक जगह बनी जहाँ से कि जयपुर घराने को जोड़ा जा सकता है या जयपुर के कथक को जोड़ा जा सकता है, ऐसी एक जगह वहाँ पे बनी। इसके बाद में आपका रुझान काफी सैद्धांतिक पक्ष की तरफ कथक के रहा है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा अब हम
हाँ, चल सकते हैं। इसके बीच में मैं थोड़ा सा अपना सफर और बताना चाहूंगी हम्म, कि कनोडिया कॉलेज में तो मैंने जॉब कर ली, हम्म, पर साथ में बीच बीच में कथक के प्रोग्राम्स भी करती जा रही थी। मैं ये हर साल जो हम लोग बैलेंस कर रहे थे, हम्म, कभी अलवर में गुरुजी की मतलब नारायण प्रसाद जी गुरुजी की जयंती का सेलिब्रेशन हुआ, तो चांद वहां पर पोस्टेड था, उसने बुलाया। चरण गिरधर चांद। हाँ चरण, मैं उसको चांद ही कह पाती हूँ क्योंकि बहुत बचपन से उससे परिचय है। हम्म, तो कभी हम अलवर में प्रोग्राम दे रहे हैं, कभी हम उदयपुर महाराणा संगीत जो कुंभा, हाँ महाराणा कुंभा सम्मेलन जो हुआ उसमें पार्टिसिपेट भी करवाया मुझे पाटनी जी ने। उसके अलावा जोधपुर भी हमने जाके परफॉर्मेंस दी, वहाँ की संगीत संस्थान जो थी उसने इनवाइट किया था फॉर अ परफॉर्मेंस। मैंने लगभग 1.5 घंटा जोधपुर में परफॉर्म किया होगा। उसके अलावा स्मॉल प्लेसेस लाइक गुवाहाटी को स्मॉल प्लेस कह रही हूँ क्योंकि है तो अब बहुत बड़ी हो गई है, पर वहाँ एक मंदिर की स्थापना के लिए बुलाया था। अपने यहाँ चूलगिरी मंदिर की जब स्थापना हुई थी तो नीचे उन्होंने उसके लिए एक 3-4 दिन का हमें आयोजन रखा था। मतलब कंटिन्यूअस 24 घंटे लगातार भजन चलेंगे और आप सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। अच्छा। तो उसमें पाटनी जी को उन्होंने इनवाइट किया था और उसमें भी मतलब मैंने पहली बार पाटनी जी को उस समय चवर डांस, वो जो करते हैं चवर डांस अच्छा। मंदिरों में, हाँ, हाँ। और थाल लेके उसमें दीपक लेके डांस जैसे मंदिर में किया जाता है, बिल्कुल उस तरह का पहली बार मैंने थोड़ा सा उनका डांस परफॉर्मेंस देखा। और उसमें मैंने भी और पाटनी जी की जो और 2-4 स्टूडेंट्स उस समय डांस कर रही थी उन्होंने भी किया। गुवाहाटी में ये कोई सेठ जी जो जयपुर आए हुए थे उन्होंने फिर हमें इनवाइट किया। गुवाहाटी और आफ्टर चूलगिरी। अच्छा। तो उन्होंने हमारे बिल्कुल आने जाने का खर्चा वगैरह सब दिया। इन सब कार्यक्रमों में जो भी कार्यक्रम कथक का हो रहा था, मंदिरों की तरफ रुझान हमारा ज्यादा था क्योंकि पाटनी जी वॉज अ वेरी मतलब हम्बल पर्सन एंड वेरी जैन पर्सन। तो हमारे जो 10 लक्षण पर्व के जो भी समारोह होते थे, 10 दिन तक कोई भी उत्सव होता था और हर मंदिर में आप जाके अपनी तरफ से आप कह सकते थे आज मैं यहाँ पर डांस करूंगी, कल मैं वहां पर डांस करूंगी। अच्छा। तो लगभग जो जौहरी बाजार के जितने भी मंदिर हैं, छोटी छोटी गलियों में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो उसमें आई थिंक मैंने जाके सब में हाजिरी दी होगी। अच्छा। मुझे अभी याद नहीं है मैंने किस मंदिर में डांस किया और किस में नहीं किया। अच्छा। क्योंकि बस मार्ग साहब का हाथ पकड़ते थे और चले जाते थे। तो जैसे कि हमारे गायन वादन नृत्य का आधार मंदिर ही माना जाता है, तो ये परंपरा एक तरह से बिल्कुल मुझे लगता था कि ये वहीं पर फलीभूत हुई होगी। हाँ। और क्या मंच पे प्रस्तुति करना और मंदिर में प्रस्तुति करना, इसमें आपको आपकी क्या अनुभूति अलग रही है? ये तो बहुत अहम पक्ष है। मंच पर जब हम प्रस्तुत करते हैं कोई भी कार्यक्रम तो वी आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दी ऑडियंस। ऑडियंस क्या करेगी, वो ताली बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरा डांस देख के उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैंने ड्रेस सही कर रखा है कि नहीं कर रखा है, सही वो आ रही है कि नहीं हो रही। बार बार हम कहेंगे कि भाई जरा इस माइक का ऑडियो बढ़ा दो। पर हम जब डांस करते थे उस समय हम माइक पे इतना ज्यादा वो नहीं करते थे, हमें लगता था कि हमारी बढ़ंत जो है वो ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। एंड ऑलवेज पाटनी जी बढ़ंत करते थे मेरे साथ। तो पाटनी जी की बढ़ंत इतनी पावरफुल होती थी कि हमें माइक की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वेदर इट वॉज मंदिर का शो या वेदर इट वॉज ओपन मंच पे। क्योंकि मंदिरों में भी 2 तरह से प्रोग्राम होते थे। एक तो मंदिर के आंगन में, जो बीच में आंगन बना हुआ होता है, मंदिर में मूर्ति के सामने एग्जैक्टली किसी मंदिर में नहीं करने देते हैं, जैन मंदिरों में भी एक अलग से वो होता है कक्ष जिसमें कि मंदिर में मूर्तियां होती हैं और एक बाहर आंगन जो गर्भगृह के बाहर, जिस गर्भगृह कहते हैं उसके बाहर, हाँ चौक बना हुआ होता है, वहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बिल्कुल सेंटर वाले 3 दरवाजे होते हैं अक्सर, एक सेंटर वाला दरवाजा, उसके सामने खड़े होके मैं करती थी अक्सर। गोविंद देव जी के मंदिर में बिल्कुल जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन मैंने किया था 1978 का ही मुझे ध्यान आ रहा है, जब पहली बार धमाणी जी ने मेरे को काफी पुरानी बात है, हाँ मंदिर में डांस करने के लिए बोला था। तो पहला जो चबूतरा, अगर सब लोगों को याद हो, एक छोटा सा चबूतरा हुआ करता था जहाँ मंदिर का दरवाजा है उसी के आगे एक छोटा सा आई थिंक 6x8 या 8x8 या 10x8 ऐसा कुछ चबूतरा था। उस चबूतरे पे खड़े होके मैंने नृत्य किया था।
वो मुझे आज तक इसलिए याद है क्योंकि एक उसकी तस्वीर खींची हुई है। अरे दैट वाज द ओनली तस्वीर जो कि मेरे पास अच्छा। है। जबकि उसके बाद लगभग हर साल मैंने गोविंद देव जी के फाग उत्सव में पार्टिसिपेट किया है। इस तरह के चक्कर दीदी और भी कई मंदिरों में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ऐसा हम सोच सकते हैं जब देखने जाते हैं कि तो ये चबूतरा, यहाँ पे गायन वादन नृत्य कुछ ऐसा होता होगा। जब मैं खजुराहो गई तो वहां पे भी ये बताया गया कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे नृत्य देवदासियां होता करती था, होंगी हाँ। नृत्य उत्सव। और तीनों तरफ सामने तो देवता है और तीनों तरफ लोग बैठते हैं। लोग हाँ, बैठते थे। हाँ। मतलब यू आर नॉट फेसिंग द ऑडियंस, यू आर फेसिंग द हाँ। तो उसमें आप का जो ईश्वर से जो एक संबंध स्थापित होता है, वो एक बहुत ही अनुभूति जो इस तरह से देता है कि ऐसा लगता है कि आप उस कल्पना में खो जाए। जी। वो चीज आप ऑडियंस के बीच में बैठ के कभी भी नहीं फील कर सकते हैं। स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल एक जो आपका सामंजस्य बैठ जाता है, मतलब हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ में कोई और है, कोई ताली बजा रहा है, नहीं बजा रहा है, जो भी कर रही हैं आप अपने देवता को अर्पित कर रही हैं, और जो भी भाव आपके आ रहे हैं वो वहीं से आ रहे हैं और वहीं को आप दे रही हैं। चाहे वो कथक का कोई तोड़ा कर रहे हो हम, चाहे कोई भजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं। ओके। तो मंदिरों में प्रस्तुति करना ये आपके लिए हमेशा से एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि अलग अनुभूति, हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है, अलौकिक रही है, अनुभूति रही मैं है। इसमें दो बातें और बताना चाहूंगी अंजलि। एक तो जो मैंने परफॉर्मेंस की थी किशन महाराज जी के साथ, जो कि बहुत बड़े तबला नवाज हैं, और मैं उस अपने परफॉर्मेंस को भूल नहीं सकती हूँ। मतलब लगभग 45 मिनट का वो परफॉर्मेंस था ऑन रास्तार, रविंद्र मंच पे हुआ था ये। एक वो मेरे दिमाग में बस गया है। और एक उसी प्रोग्राम के कुछ दिनों बाद इंदौर में प्रोग्राम हुआ था, ऑल इंडिया म्यूजिक टीचर्स कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर कि उन्होंने एक्सटेम्पो मुझसे कह दिया, गीता तुम्हें डांस करना है, क्योंकि कृष्ण महाराज जी वहां पर आए थे। और मैंने तो अपना ड्रेस लेके गई थी, ना घुंघरू थे ना कुछ, तो माधवी मुद्गल का वहां पर परफॉर्मेंस था, मैंने उससे सब चीजें गौरव करी और फिर मैंने वो डांस किया था। और पद्मश्री अपनी विजया देवी ने मेरे को उससे सम्मानित किया, शॉल में। एक और अपन आई थिंक समाप्त करने पे हैं, थोड़ा समय का भी देखते हैं, तो बस एक ही सेकंड और दूंगी। हम जो कहते हैं कि ईश्वर जो मतलब ऊपर से जो एक इच्छा होती है ना, उसको कैसे वो प्रदान करता है आपका। मेरे द्वारका का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं सबसे परिचय करवाना चाहूंगी कि हमारे किसी एक फ्रेंड की शादी में कोई एक गेस्ट आए हुए थे। उन्होंने बस मेरे से कहा कि हम द्वारका से आए हैं, और ऐसे ही बातों बातों में जिक्र हो गया, जैसे शादी में बात करते रहते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं द्वारका आके डांस करना चाहती हूँ। उन्होंने एक फोन नंबर दिया मुझे कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, ये मेरे मामा जी लगते हैं और ये तुम्हारा प्रोग्राम करवा देंगे। वो प्रोग्राम हो गया, हम यहाँ से और द्वारका चले गए, और वो इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में इससे खूबसूरत प्रोग्राम मैंने नहीं किया। नेक्स्ट डे जब हम उनको थैंक्स देने गए कि भाई बहुत अच्छा आयोजन करवा दिया आपने, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मैं कृष्ण के समक्ष ही खड़ी होकर नृत्य कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि भाई जिस लेडी ने मुझे आप तक पहुंचाया, मैं उनसे तो मिलना चाहूंगी। तो वो कहने लगे कि इस लेडी को तो मैं नहीं जानती, कौन है ये? मैंने कहा आपकी भांजी है ना, ये सो एंड सो, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो आसपास में जो उनके और कजन्स वगैरह थे, उनसे पूछा भाई ये किसकी बहू है, इस नाम की किसी की बहू आई है क्या? तो सबने मना कर दिया। हमने पूरे वहां पर द्वारका में जो उनके परिवार थे वहां पर सब जगह पता कर लिया कि भाई इस लेडी को जरा मैं मिल तो लूं, थैंक यू तो बोल दूं, पर वहां पर उस नाम की कोई भी मुझे लेडी नहीं मिली। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चमत्कार ही है ये, और मैं चमत्कार को नमस्कार ही करना चाहती हूँ। इच्छा जब बहुत तीव्र होती है तो कोई ना कोई रास्ता अपने आप ही बनता जाता है। तो ऐसा कुछ शायद मेरा एक सवाल इसके साथ हुआ। हाँ जी। वो ये है कि आप उस जमाने से जहाँ पर जब संगीत को या डांस को भी थोड़ा ठीक से लोग नहीं लेते थे, परिवार में भी नहीं लेते थे, और वो जो समय आपने देखा और आज का जो समय जो कथक का एक इसमें क्या फर्क परिवेश है, उसमें क्या फर्क महसूस करती हैं आप? आपको क्या लगता है कि आज के परिवेश में और उस परिवेश में क्या फर्क है? अभी जो लोग जो कथक की प्रस्तुति करते हैं लोग,
तो बदलाव आया है काफी उसमें? बदलाव तो बहुत आ गया है, क्योंकि अब तो इतने घर की लड़कियां आ रही हैं डांस सीखने के लिए। मतलब कथक केंद्र तो ऐसे भरा हुआ लगता है। जब हमने ज्वाइन किया था तब भी मुश्किल से 10-15 ही लड़कियां आती थी वहां पर। दैट वाज इन 85। मैं यहाँ पर 83 में आई थी बॉम्बे से। जब मैं यहाँ पर, फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर ही अपना सारा कुछ सेटअप करने का वो कर लिया, तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था उसमें। और आज दिन में ये है कि आज तो पेरेंट्स ले लेके आते हैं कि मेरे बच्चे को सिखाइए, और कितने दिन में तैयार हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज कितने दिन में ये परफॉर्म कर सकती है। पहले समय में ये नहीं था। हाँ, पहले समय में कोई पूछता पेरेंट्स इतने ज्यादा परफॉर्म करना तो दूर, मतलब ये डांस कर पाएगी कि नहीं, यही एक सबसे बड़ी बिल्कुल सही। आज तो हमारा एक्सपोजर इतना है बच्चों का, इतने तरह के डांस फॉर्म्स है, ये आज हर बच्चा जानता है। ये कथकली है, ये भरतनाट्यम है, ये उर्वशी है, इनके कोर्स में है, इनको सब टीवी पे दिखने को मिलता है, सब कुछ इतना एक्सपोजर बढ़ गया है। अब संक्षिप्त में दीदी आपकी किताबों के बारे में जल्दी से थोड़ी बात करेंगे कि आपने 4 किताबें लिखी हैं जो कथक के महत्वपूर्ण विषयों पर है। एक तो कवित है, कथक का नृत्य शास्त्र है, कथक के प्राचीन नृत्यांग है, और बंदिशों में निहित गणना। ये आपका विषय, इसके बारे में थोड़ा सा आप संक्षेप में जरूर बताइए दर्शकों को, जो क्योंकि कथक के विद्यार्थियों के मैंने अपने शोध के लिए चुना था। मुझे ऐसा लग रहा था, जब मैं सुंदर प्रसाद जी गुरु जी से मिली तो उन्होंने कहा कि गीता, ये सारी जो बंदिशें हैं ये अब लगभग लुप्त प्राय है, कोई सिखाता ही नहीं है। उन्होंने कुछ नाम लिए भी, ये दुपल्ली है, ये चौपल्ली है, इसमें 5 घाव होते हैं। तो इस तरह की बंदिशें क्या होती हैं, इसमें धीरे धीरे एक जिज्ञासा होने लगी, और उसी बेसिस पे मैंने ये कथक के प्राचीन नृत्यांग पे शोध किया, और उसके बाद में इसको पुस्तक रूप में कन्वर्ट करने के लिए बंदिशें अब इस किताब में उपलब्ध है विद्यार्थियों के लिए। हाँ, इसमें लगभग 150 के करीब फ्रॉम 9 मात्रा पसंद ताल से लेके और 16 मात्रा तक की, लगभग हर ताल में 24 बंदिशें हैं। दुपल्ली, चौपल्ली, पचपल्ली तक गई मैं, 5 धा तक। और ये बहुत ही कठिन बंदिशें हैं, इनको पढ़ंत करना भी बहुत मुश्किल है। जबकि मैंने जब ये बुक लिखी थी उस समय मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी, पर अब वो रिकॉर्डिंग का क्या हाल है मुझे नहीं पता। तो उसके बाद कथक में कविता मैंने पब्लिश की, क्योंकि केवल एक विधा पे हम स्ट्रेस कर पाए थे, तालाध्याय पे। यहाँ पर दोनों ही पक्ष कथक के जयपुर घराने के दोनों ही पक्ष विशेष है जी। जयपुर घराने में कविताएं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, और ये जयपुर घराने की ही एक विशेषता रही है। और इसमें अलग अलग देवी देवताओं की स्तुतियां हैं, इंक्लूड करी हुई हैं मैंने, प्रसंग है, उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो हम चाह रहे थे कि कार्यक्रम का समापन आप एक इस कविता से करें, किसी भी जो आपने अपने किताब में लिखी है, कोई भी एक कविता जो आपको इस वक्त याद आ रही हो, इससे हम समापन करें। तो छोटी सी कविता कर दूं मैं जी, माइंड। थोड़ा सा साथ में अगर आप पढ़ंत उसका अभिनय, थोड़ा सा मुद्राएं और अभिनय बताएं तो बहुत अच्छा लगा। ये कालिया दमन की कविता है और गुरु नारायण प्रसाद जी की रचना है। आप अगर ताल लगाओ तो पम पम पगधरि पम पम पणि बिम बिम बिनति करत नमका घोर घोर कालिंदी करजत दीन मनोहर कवि अति निरखत देव विमान पुष्प नभ बर कृष्ण करत कृतथै तकथै 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 तकथै। जी, थोड़ा सा आप अभिनय करके बताइए, और इसी के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए। और गीता जी अंत में थोड़ा सा इसका पम पम पगधरि फम फम फणि फर बिम बिम बिनति करत नवला भंवर घोर कालिंदी गर्जत मीन मनोहर छवि अति निरखत देव विमान पुष्प नभ बरस कृष्ण करत कृतथै तकथै 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 कृतथै तकथै तकथै। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या